बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान ने अमेरिका को कहा निभाना होगा वादा। ट्रंप ने किया दावा, पूरी तरह खुला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहा ईरान के साथ बातचीत का नहीं है कोई प्लान, मगर ईरान के चीफ नेगोशिएटर गालिबाफ ने चेताया अमेरिका को पूरे करने होंगे एमओयू में किए वादे, वरना हॉर्मुज रहेगा बंद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मेडिकल जांच के लिए जेल से अस्पताल जाने की मिली इजाजत। लेकिन क्या राजनीतिक मोर्चे पर भी मिलेगी राहत, जानेंगे प्रोग्राम में। रात भर जारी रहे रूस यूक्रेन के हमले, 17 यूक्रेनी नागरिकों की हुई मौत। यूक्रेन ने मॉस्को भेजे 600 यूक्रेनी ड्रोन। कैसे हैं हालात और जंग का विरोध करने वाले नेता पर लगे हैं कैसे प्रतिबंध, दिखाएंगे रिपोर्ट। मेटा पर बच्चों की प्राइवेसी से जुड़ा मुकदमा भी शुरू हुआ और अमेरिका के कई राज्यों ने की फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर बड़े बदलाव की मांग। क्या है ये मांग, करेंगे बात। और दिखाएंगे बदलते दौर में कैसे एआई बन रहा है बेहद एडवांस्ड। सरकारी साइबर अटैक टेस्ट में 2 पावरफुल एआई टूल्स ने खुद ही बनाए इंसानों की फेक प्रोफाइल्स, लेकिन कैसे, जानेंगे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम में जानेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा एक अहम अपडेट, लेकिन पहले बात मिडिल ईस्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद 17 जून को हुए उस एमओयू की डेडलाइन कल ही खत्म हुई है, मगर अमेरिका के साथ हुई बातचीत में शामिल रहे ईरान के चीफ नेगोशिएटर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे, वरना हॉर्मुज खुलने के बारे में वो भूल जाए। ईरान की संसद के स्पीकर और टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका ईरान के साथ हुए अंतरिम समझौते की शर्तें पूरी नहीं करता है। इसमें ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाना और साथ ही ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां जारी करना भी शामिल है। गालिबाफ ने कहा है कि जब तक धमकियां और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद ना हो और जब तक ये वादे पूरे ना हो, तब तक हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है कि अभी ईरान के साथ ना बातचीत हो रही है ना होनी है। नेवल ब्लॉकेड बना रहेगा, हॉर्मुज खुला है और ऑपरेशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इस समुद्री रास्ते में जो वाटर माइंस बिछाई थी वो हटा दी गई हैं या फिर उड़ा दी गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पहले आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमले की खबर भी आई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने कहा है कि इसके शिप के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है और एक क्रू मेंबर को चोट आई है। यह हमला किसने किया ये साफ नहीं है, लेकिन आशंका है कि ईरान हॉर्मुज को टूल की तरह इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि यहीं पर शिप्स पर हमलों के कारण दुनिया के ऑयल और गैस सप्लाई का 20% एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित होने से तेल के दाम पर भी असर पड़ा है। और कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मीडिएटर्स ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज को लेकर द्विपक्षीय समझौता होने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक बातचीत फिर से शुरू होगी। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के रास्ते में रुकावट बनता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ओमान इस वक्त ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत शेड्यूल नहीं है और ईरान बार बार कह चुका है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि आगे क्या होगा। और पाकिस्तान से खबर आई है कि वहां जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को थोड़ी राहत मिलेगी, उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। उन्हें 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा। उनकी सेहत को लेकर उनके परिवार और समर्थक लंबे वक्त से चिंता जताते रहे। आखिर इमरान खान की सेहत से जुड़ी किन दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं और अदालत के इस आदेश का क्या मतलब है, इस पर मैंने बात की इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान से। कोर्ट ने उनकी जो सेहत है उसका जायजा लेने के लिए एक नया मेडिकल बोर्ड बनाने के साथ साथ इमरान खान को कम से कम अगली हेयरिंग तक हॉस्पिटल में रखने का हुक्म दिया है। और अगली हेयरिंग जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद यानी 16 सितंबर को होनी है। कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स उन पिटिशंस के बाद सामने आए हैं जो इमरान खान की हेल्थ और एक्सेस टू मेडिकल केयर और फैमिली से जो है वो मुलाकातों के हवाले से फाइल की गई थी। कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कस्टडी में मौजूद किसी भी शख्स को हेल्थ केयर और मुनासिब मेडिकल
ट्रीटमेंट का फंडामेंटल राइट हासिल है। बुनियादी तौर पर उनकी बीनाई या आईसाइट के बारे में कंसर्न्स पाए जाते थे काफ़ी अरसे से, और उनके लॉयर्स और उनकी फैमिली काफ़ी महीनों से मुतालबा कर रही थी कि उन्हें उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक एक्सेस दिया जाए। अगर इसी बैकग्राउंड में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है काफ़ी अहम है, क्योंकि अब इमरान खान का इलाज सिर्फ जेल के मेडिकल सिस्टम तक जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनका बोर्ड उनकी हालत का डिटेल एनालिसिस करेगी। जी। अब जब ये खबर आई है तो फिर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, और जो इमरान खान की पार्टी है उनकी तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, और आम लोगों के बीच इसे लेकर क्या हालचाल है वहाँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वेलकम किया है और इसे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करार दिया है। पार्टी लीडर्स का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से इमरान खान को बेहतर मेडिकल सहूलियात देने का मुतालबा कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली खुद सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को इंस्ट्रक्ट किया है कि इमरान खान की सेहत के मैटर पर कोई पॉलिटिक्स ना की जाए। पीटीआई के जो लीडर्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स से कहा है कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर जमा ना हो। ये जो मामला है, ये जो आज केस का फैसला सामने आया है, ये सिर्फ इमरान खान की सेहत का मामला नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत और उनकी गिरफ्तारी पहले ही एक इंतहाई सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू रहा है। एनालिस्ट इसे पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ करार दे रहे हैं। और रुख करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का। दोनों ही देशों ने रात भर एक दूसरे के इलाकों पर भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन में लगभग 17 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में ज्यादातर लोग खार्किव से थे। वहीं रूस के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने मॉस्को की तरफ कम से कम 600 ड्रोन से हमले किए हैं। रूस की राजधानी में 3 लोग घायल हुए हैं। और कीव में एक सीक्रेट लोकेशन पर बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन ने यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के डेप्यूटी चीफ वादिम स्किबित्स्की से बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि सर्दी में आने वाले महीनों में यूक्रेन के लोगों के लिए ये वक्त पिछले साल के मुकाबले और मुश्किल होने वाला है। वो आम लोगों की सामान्य जिंदगी के लिए जरूरी पानी की सप्लाई, हीटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और दूसरी सुविधाओं को रोक देंगे और बर्बाद कर देंगे। और क्या आपके पास ये जानकारी है कि रूस इस तरह के हमले प्लान कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। हमारी क्षमताओं की वजह से हम उनकी योजनाएं समझ सकते हैं। हम तैयारियों के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और सबसे जरूरी उनके टारगेट्स के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस दौरान मॉस्को में पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के दर्जनों समर्थकों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव में याब्लोको पार्टी पर लगे प्रतिबंध की पुष्टि की है। जंग की आलोचना करने के लिए पार्टी के एक सीनियर नेता को 11 साल की सजा दी गई है। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। मॉस्को में कड़ी सुरक्षा के बीच कई गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से ज्यादातर युवा थे। ये लोग एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में आए थे जो कुछ ऐसा कर रही है जो रूस में आमतौर पर नहीं होता, खुलकर शांति की मांग। याब्लोको पार्टी ने संसदीय चुनाव में अपनी उम्मीदवारी रोके जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी। याब्लोको ऐसी इकलौती एंटी वॉर पार्टी थी जिसे चुनाव लड़ने की इजाजत मिली थी, लेकिन एक हफ्ते पहले कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में उसका नाम बैलेट से हटा दिया गया। उसकी अपील भी खारिज कर दी गई। पार्टी लीडर निकोलाई रिबाकोव कह रहे हैं कि याब्लोको को इसलिए चुनाव से बाहर किया गया क्योंकि हम शांति और आजादी के पक्ष में खड़े हैं। जो लोग हमें चुनाव से हटा रहे हैं वो इसके विरोध में हैं। यहाँ एक बात दिलचस्प लगती है। कुछ ही दिन पहले तक अधिकारियों को इतना भरोसा था कि उन्होंने एक एंटी वॉर पार्टी को संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी और याब्लोको को रजिस्ट्रेशन भी मिल गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये फैसला पलट दिया गया। आखिर क्यों? ऐसा क्या बदल गया? क्या सत्ता में बैठे लोगों को एहसास हो गया है कि रूसी लोगों में युद्ध विरोधी भावना उनकी सोच से कहीं ज्यादा है? हाल के सर्वे बताते हैं कि करीब 2/3 रूसी लोग जंग जारी रखने के बजाय यूक्रेन से शांति वार्ता चाहते हैं। रूस के युवाओं के बीच ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। पिछले हफ्ते याब्लोको को चुनावी दौर से हटाने के बाद अदालत के बाहर जो मंजर था वो इसे समझा जा सकता था।
despite all the propaganda of the state that every सरकार चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए कि हर कोई जंग का और सरकार का समर्थन करता है, ये साफ है कि जंग के खिलाफ बहुत नाराजगी है और लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। युवा भी, ये लोग विपक्ष में नहीं थे, वो सिर्फ याब्लका को वोट देना चाहते थे और अब ये बच्चे बड़े होकर विपक्ष के नेता बनेंगे। opposition leaders. दनील याब्लको के समर्थन में यहाँ आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पुतिन के रूस में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। लीडर के तौर पर मैं सिर्फ पुतिन को ही जानता हूँ, लेकिन मुझे देश में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता है। बाद में याब्लको पार्टी के वरिष्ठ नेता लेव स्लॉशबर्ग को यूक्रेन में जारी युद्ध की आलोचना करने के लिए 11 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन पर रूसी सेना को बदनाम करने और उसके बारे में फेक न्यूज फैलाने के आरोप लगाए गए। उन्होंने इस जंग को त्रासदी बताया है और फिलहाल इस जंग के खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जूरी ट्रायल शुरू हो रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है ये, खासतौर पर उसके काम करने के तरीके के लिए। अमेरिका में पहले भी ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐसे डिजाइन किया है ताकि आज इसकी आदत पड़ जाए लोगों को। अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को खतरे में भी डाला है और उन्हें टारगेट किया है। ये सारे आरोप हैं। ट्रायल इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि अमेरिका के 30 राज्यों ने मामला दर्ज कराया है। देखिए बीबीसी की नॉर्थ अमेरिका टेक्नोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंट लिली जमाली की रिपोर्ट। ये अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मुकदमा बताया जा रहा है, करीब 20 साल पहले बिग टोबैको केस से भी बड़ा। आज से ट्रायल शुरू हो रहा है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग अपनी कंपनी के डिफेंस में गवाही दे सकते हैं। साल 2023 में अमेरिका के कई राज्यों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि मेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक की युवाओं के बीच में एंगेजमेंट बढ़ाने और मुनाफे के लिए हार्मफुल फीचर्स लाया और इसे लेकर लोगों को गुमराह किया। ये मामला दशकों पुराना है। इसकी जड़ उन डिजाइन में है जिनके आधार पर इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया और उन फीचर्स में है जिसके बारे में हमें पता है। हमारा ध्यान खींचने वाले नोटिफिकेशन, लगातार स्क्रॉल करते रहना, ऐसी ही तमाम चीजें जिनका बच्चों पर खास तौर पर असर पड़ता है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि हम टीन्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के अपने रिकॉर्ड पर कायम हैं और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। युवाओं के लिए सोशल मीडिया सेफ्टी का मुद्दा उठाने वालों में कई एडवोकेट समेत ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स भी शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में वो शोक में डूबे माता पिता से मिले और उनका धन्यवाद किया। इनमें से कुछ पेरेंट्स ब्रिटेन के थे जो उन सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्हें वो अपने बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस साल लॉस एंजलिस में हाई प्रोफाइल ट्रायल में कई परिवार शामिल हुए थे। जूरी ने कैलिफोर्निया की 20 साल की महिला को $60 लाख देने का फैसला सुनाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम और गूगल के यूट्यूब से उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान हुआ। और न्यू मैक्सिको में अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में इस दलील से जूरी को मना लिया था कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों को खतरे में डाला, जिसके बाद कंपनी पर करीब $1 अरब का जुर्माना लगाया गया। मेटा इस फैसले के खिलाफ अपील कर रही है, लेकिन एक जज ने उम्र से जुड़े नियम को सख्त करने और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए रात में पुश नोटिफिकेशन बंद करने का आदेश दिया है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनियां ज्यादा जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें। और अमेरिकी स्टेट्स की उठाई जा रही कानूनी कार्रवाई की वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक दिन ये बदलाव हकीकत बन सकते हैं। बीबीसी संवाददाता लिली जमाली की रिपोर्ट। और दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ऐसी मांग कई देशों में भी उठ रही है। भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने को लेकर कई लोग चर्चा करते रहे हैं। और आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर इंसानों का कितना कंट्रोल होगा, इसे लेकर भी फिक्र बढ़ रही है। लेकिन एआई आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि अब ब्रिटेन सरकार ने बताया है कि दुनिया के 2 सबसे ताकतवर एआई टूल्स ने बिना कहे फेक यानी नकली इंसान की प्रोफाइल बना डाली ताकि वो सरकारी साइबर अटैक टेस्ट के दौरान सिस्टम तक पहुंच सकें। ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर काबिल हो सकता है कि वो खुद फैसले ले ले और धोखा भी दे दे। देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क चिज़लैक की ये रिपोर्ट। एक और हफ्ता और इस बार भी कुछ एआई एजेंट्स के काम पर सवाल उठे। इस बार ब्रिटेन के एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की टेस्टिंग के दौरान ओपन एआई के सोल और एंथ्रोपिक के मिथॉस मॉडल में गड़बड़ी देखी गई।
लेकिन ये एआई एजेंट्स इतनी आसानी से अपनी डिजिटल कैद से कैसे बाहर निकल रहे हैं? इस मामले में एंथ्रोपिक और ओपन एआई का कहना है कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने असल में कुछ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी को कम कर दिया या हटा दिया। सेफ्टी इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी टेस्टिंग असल दुनिया में हैकर्स के कामों की बेहतर नकल कर सके। एंथ्रोपिक मॉडल मिथॉस सबसे खराब रहा। इसे एक टास्क दिया गया और रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि इसे पूरा करने की कोशिश ये कैसे करता है। एंथ्रोपिक एआई ने तय किया कि उसे गिटहब का एक्सेस चाहिए। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तय किए गए काम को पूरा करने के लिए कंप्यूटर कोड शेयर करते हैं। हालांकि इसके रास्ते में एक इंसानी दखल यानी एक समीक्षक था, लेकिन रुकने के बजाय इसने गिटहब की मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की, उनकी रिसर्च की और उन लोगों के फेक अकाउंट बना लिए। इसके इस्तेमाल से वो यूजर्स के संपर्क में आ गया और कोशिश में लग गया कि किसी भी तरह उन्हें कोड अप्रूव करने के लिए राजी कर ले। जब उसके काम पर सवाल उठाए गए तो इसने अपनी पिछली एक्टिविटी को बदल दिया ताकि वो नुकसान देने वाली न लगे। रिसर्चर्स का कहना है कि कोशिश जारी रखने के लिए उसने एक नई पहचान बनाने के बारे में भी सोचा। ये कामयाब नहीं हुआ। सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो कुछ हो रहा था उसे इंसानी समीक्षकों ने देखा और गिटहब पर कोई भी कोड पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसने मिथॉस को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था और ये एआई के खुद काम करने और धोखा देने वाले बर्ताव को दिखाती है। अब तक हमने देखा कि वो असल दुनिया की स्थिति नहीं थी। ये साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में एजेंट्स की टेस्टिंग थी, जहां हमने देखा कि गलत इंस्ट्रक्शंस की वजह से उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये वो रिस्क नहीं दिखाता जिनका सामना हम आज कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि अगर इन मॉडल्स का इस्तेमाल गुस्से से गलत चीजों के लिए किया जाए तो ये कितने पावरफुल और क्रिएटिव हो सकते हैं। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का काम है कि वो ऐसे रिस्क पहचाने, और ये दोनों ही एआई मॉडल्स आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मुद्दों को अभी हाईलाइट करने से फ्यूचर में एआई को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। बीबीसी संवाददाता मार्क चिज़लेक की रिपोर्ट। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स, सब कुछ एक जगह। अब आपसे फिर मुलाकात होगी कल।